हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉशी यूलर इक्वेशन। या इसको हम कॉशी इक्वेशन भी कहते हैं, या यूलर इक्वेशन भी कहते हैं, या कॉशी यूलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो किस प्रारूप का समीकरण कहलाता है कॉशी यूलर इक्वेशन? चलिए जल्दी से देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस प्रारूप के समीकरण बोलते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन, या कॉशी आयलर इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हमने दिया है समीकरण 1। ठीक है, अब सुनिए, इसका सहायक समीकरण हम इस तरह से निकालेंगे। हमने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है m इंटू एम माइनस वन प्लस ए एम प्लस बी। ए कौन है? देख लो यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक यहाँ पे a है, ठीक है यहाँ पे, और ये b है y का गुणांक। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप m को अंदर गुणा करो, फिर m माइनस एम यहाँ पे हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एम, फिर m यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, तो a माइनस वन बचेगा यहाँ पे। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये सहायक समीकरण हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो m के दो मान आएंगे। यदि m के दोनों मान लो m1 और m2 दोनों मान लो अलग अलग हैं, तो समीकरण 1 का व्यापक हल इस तरीके से दिया जाएगा, y इज इक्वल्स टू c1 x की घात m1 प्लस c2 x की घात m2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू c1 x की घात m1 प्लस c2 x की घात m2। इस तरीके से इसका व्यापक हल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सहायक समीकरण के यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो दोनों रूट्स मान लो बराबर हैं, ठीक है, m1 m2 बराबर है, तो m1 m2 बराबर, तो उनको आप m नाम दे दो। तब ऐसी स्थिति में इक्वेशन 1 का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से दिया जाएगा, y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 log x और इंटू x की घात 10। और यदि सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट जो है वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में है, तब जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, y इज इक्वल्स टू x की घात अल्फा और फिर इंटू ब्रैकेट में है c1 cos बीटा log x प्लस c2 sin बीटा log x। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बस इनका आपको ध्यान रखना है और सवाल बन जाएगा। अब एक खास बात, अगर मान लो समीकरण 1 के दाएं पक्ष में यहाँ पे जैसे क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। यदि शून्य ना होकर x का कोई फंक्शन हो, तब समझ लीजिए कि हमें पूर्ण हल निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैसे भी निकालना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। कब? यदि यहाँ पे शून्य न होकर कोई x का अगर फलन हो, तब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता है। और वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप चाहे तो प्राचल विचरण की विधि अर्थात मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद ले सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन को बदल करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के रूप में परिवर्तित करके फिर आप उसका पीआई निकाल सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, इस प्रारूप का समीकरण, इस टाइप का समीकरण हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां पर? देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, फिर हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो आप उस टॉपिक को जरूर आप पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइएगा, जरूर पढ़िएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये उसी प्रारूप के इक्वेशन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, उसमें अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समीकरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ सहायक समीकरण क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, आप इसको इससे तुलना करके देख लो, सहायक समीकरण क्या हो जाएगा। तो हमने या तो ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला जो आप लगा लो। ठीक है, यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a कौन है, तुलना कर लो, -2 है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस -2 -1 यानी -3m और प्लस b के जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, y का स्थान जो है वो b है, यहाँ y के साथ 2 है, तो b के स्थान पर 2 दिख रहा है। तो चाहो तो आप यहाँ से या यहाँ से, हम लोग दोनों लिख दिए। यहाँ पे देख लो, a की जगह -2 रखें, b की जगह 2 रखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, सॉल्व किए, रूट्स आ गए, 1 2 रूट्स दोनों अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस सूत्र की मदद से आपको क्या मिलेगा, व्यापक हल मिल जाएगा। सॉरी, व्यापक हल नहीं, देखो व्यापक हल हम लोग कब करेंगे, यदि बराबर के स्पर्श है, यदि बराबर के स्पर्श शून्य है ना, तो जो आप यहाँ से निकालेंगे ना वही व्यापक हल हो जाएगा। परंतु यहाँ पर बराबर के स्पर्श शून्य नहीं है ना सर, इसलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन
दो टुकड़ों का योग होगा। कौन कौन से दो टुकड़े? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे बराबर के इस पर क्या है सर? शून्य है, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। इसलिए जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो वही अभिष्ट पूर्ण हल हो जाता है, वही अभिष्ट व्यापक हल हो जाता है। परंतु यहाँ से भी जो आप निकालोगे ना, वो पूर्ण हल नहीं होगा, वो केवल क्या होगा? पूर्ण हल का एक हिस्सा होगा, जिसको अपन पूरा फलन यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर के इस पर अभी शून्य नहीं है ना सर, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। फिर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ोगे तब जाकर के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है इस सूत्र की मदद से। इस सूत्र की मदद से m1 m2 की जगह में आपने 1 2 रखा है, तो इस तरीके से मिल गया। अच्छा, अब देखो, अब हमारा उद्देश्य क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस समीकरण को, जहां पर d2y by dx स्क्वायर का गुणांक अभी 1 नहीं है, तो गुणांक 1 लाने के लिए हम पूरे समीकरण को x स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो ये भाग देने के पश्चात आपको इस रूप में बदला हुआ दिखेगा। अब इसका विशेष हल कैसे मानते हैं? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में हमने क्या पढ़ा है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात हो जाने के बाद यहाँ पर जो आपको c1 c2 कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इन कांस्टेंट्स को आप x के फंक्शंस के रूप में लिखिए, x के फंक्शंस से इनको रिप्लेस कीजिए। तो देखो, c1 को अपन ने c1x लिख दिया, बाजू में x जस का तस है। ये जो c2 है उसको अपन ने c2x लिख दिया, ठीक है, x स्क्वायर बाजू में जस का तस है, और इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल तैयार हो गया। अब हमारा मुख्य काम है c1x और c2x का मान ज्ञात करना। अच्छा, c1x के साथ जो है उसको y1 कहो, c2x के साथ जो है उसको y2 कहो। ठीक है, तो ये x जो हो गया वो y1 हो गया, ये x स्क्वायर जो हो गया वो y2 हो गया। दोनों का अवकलन करके y1 डैश और y2 डैश पता कर लो। x का अवकलन 1 और x स्क्वायर का अवकलन 2x। तो जैसे ये y1 है तो ये y1 डैश हो गया, ये y2 है तो ये y2 डैश हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको रॉन्स्कियन की जरूरत है। रॉन्स्कियन क्या होता है? ये सारी चीजें पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी टॉपिक्स के लिंक मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज लेक्चर क्रमांक के अनुसार दिया गया है। आपको बिल्कुल भी लाइन से बस आपको लेक्चर्स देखते जाने हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे रॉन्स्कियन का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश सबके मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर, यही रॉन्स्कियन है। सिंपली इसको w लिखे अपन, तो w इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखो, c1x और c2x अपने को ज्ञात करना है, ये उसका फॉर्मूला है। इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में जहां पे अपन ने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। वहीं पर आपको ये सब चीज समझ में आएगा कि कैसे c1x और कैसे c2x का ये जो सूत्र है वो बना हुआ है, और इस सूत्र की मदद से कैसे ये वैल्यूज आती हैं, ये सब पिछले वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि अपन थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में भी किस तरह से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को अप्लाई करना है वो भी अपन ने वहां सीखा हुआ है। जरूर जरूर देखिएगा। तो चलिए, तो c1x का जो वैल्यू है उसको अपन इस फॉर्मूले से अपन जानेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू आर अपॉन डब्ल्यू dx। ठीक है, y2 कौन है? एक्स स्क्वायर। r कौन है सर? r कौन है? जब आप इसको d2y by dx स्क्वायर को गुणांक जब आप 1 कर चुके हो, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप बदलकर जब आप इस रूप में ला चुके हो, तब आपके पास जो राइट हैंड साइड में है वही r है। तो r की जगह पे आपको कौन दिख रहा है? x cos x, ये देखो, और अपॉन क्या है? w का मान निकालो x स्क्वायर, ये देखो, x स्क्वायर कटेगा, x cos x आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप समाकलन कर लो। सामने में माइनस साइन है, इसका ध्यान रखना है अपने को। समाकलन करने के पश्चात जो आया है हमने उसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसका समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको c2x निकालना है। c2x का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन y1 इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, मान रखेंगे y1 का मान x है, r का मान x cos x है,
अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू रॉन्स्कियन का मान एक्स स्क्वायर निकालें, उसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर कटेगा, cos x का समाकलन sin x हो जाएगा। ठीक है, अब c1x का मान आ गया, c2x का मान आ गया, c1x और c2x के मानों को उठा करके आप यहां रख दो तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। देखो आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस और माइनस होने के नाते कट जाएंगे। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स बचेगा, यही आपका वाईपी है अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल है। कैसे मिला है ये, c1x का मान इतना, c2x का मान इतना, दोनों मानों को उठा के यहाँ रखा गया है। ठीक है, रखने के पश्चात उसको अपन सिंप्लीफाई किए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला हमको माइनस एक्स कॉस एक्स। अब वाईपी मिल गया, वाईसी तो पहले से मिला हुआ था अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन ने पहले ज्ञात कर लिया था, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पता चल चुका है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वाईसी प्लस वाईपी अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप जोड़ोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो बस इन दोनों को जोड़ करके लिखा गया, कौन कौन, ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ करके आप लिख दो तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर माइनस x cos x, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो गया। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, इस टॉपिक के बाकी सारे सवाल आप बना करके देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिएगा, पिछले के सारे वीडियोस देखिएगा, कहीं पर भी डाउट है तो पूछिएगा। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।